नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं पूर्वांचल दर्पण। हम इस समय जौनपुर शहर के हृदय कहे जाने वाली जगह आदि गंगा गोमती के किनारे बने गोपी घाट पर मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जौनपुर में तमाम प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं और प्रत्याशियों ने जनता से जुड़ने का प्रयास भी किया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसके बावजूद शहर बैनर और पोस्टरों से पट गया है। आज हमारे खास कार्यक्रम मिजाज कैसा है में शहर के एक वरिष्ठ साहित्यकार मेहमान के रूप में जुड़ेंगे, जिनका नाम ब्रजेश कुमार यदुवंशी है। शहर में प्रत्याशियों से लेकर शहर की मुख्य समस्याएं और रोजगार से संबंधित बातों को लेकर के आज हम वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी से मुलाकात करेंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि शहर की जनता का मिजाज क्या है। हालांकि डॉक्टर साहब देश भर में घूमे हैं, देश भर के मिजाज का इनको अंदाज़ा है। तो पहले जौनपुर की बात करेंगे, उसके बाद देश भर में किस तरह का मिजाज है, जनता किस तरह के प्रत्याशी को चुनना पसंद करेगी या किस तरह की सरकार उसको चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। हम आपको सीधे उनसे रूबरू कराते हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार यदुवंशी से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पूर्वांचल दर्पण में। चुनाव का आगाज़ हो गया है, ऐसे में तमाम प्रत्याशी शहर में दिखाई दे रहे हैं, क्या मिजाज है जनता? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो मौजूद विषय पर आज चर्चा करने के लिए जो है हमको आमंत्रित किए हैं। देखिए, चुनावी बैतरणी पार करने के लिए बहुत से प्रत्याशी मैदान में आए हैं। अभी प्रत्याशी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको जो है किसी दल से टिकट नहीं मिला है, लेकिन अपने को जो है वो चुनावी मैदान में उतरना मान चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रत्याशी जो है जौनपुर में हमारे दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनका न सामाजिक और राजनीतिक कोई ताना बाना पहले से नहीं रहा है। इन लोगों के लिए तो मैं साफ रूप से कहना चाहूँगा, सयाद का मतलब होता है शिकारी, कि सयाद अपने फन में बड़ा ही सयाना है, कोयल पर निशाना है, कौवे का बहाना है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा, साहित्यकार होने के नाते मैं पक्षकार नहीं हूँ, लेकिन जनपद जौनपुर की जो लोकसभा की चर्चा है सदर की, यहाँ पर जो भी आएगा मैदान में पूर्व सांसद धनंजय सिंह से ही जो है उसकी लड़ाई होगी। क्योंकि हर समाज में हर तबके में मैं जाता हूँ, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हों, किसान हों, यूँ कह लीजिए कि व्यवसायी हों, हर जो है वर्ग में धनंजय की पैठ है। तो ऐसे में ये मिजाज समझ में आ जाता है कि जो भी चुनावी मैदान में लोकसभा में आएगा उसकी लड़ाई सीधे धनंजय सिंह से होगी। इस वक्त एक और आईएएस रहे हैं अभिषेक सिंह, आईएएस हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, मंजूर नहीं हुआ है। जोर शोर से जनता के बीच में लगे हुए हैं, तमाम तरह की योजनाओं से लोगों को जोड़कर, किसी को बाइक विकसित भारत के को लेकर के बनाए गए वीडियो पर बाइक और किसानों को ड्रोन से खाद के छिड़काव सहित तमाम निषाद रथ वो अयोध्या के लिए चला रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जा रहा है कि वो भी दावेदारी में मजबूत हैं? देखिए, दावेदारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है, वो जन सामान्य में अभी राजनेता के रूप में, समाजसेवी के रूप में अभी पैठ नहीं बना पाए हैं। वो कार्यक्रम करवाते हैं, फिल्मी सितारों को लाते हैं और उसमें फिल्मी सितारे एक हैं कि इससे जौनपुर का नाम बढ़ रहा है। मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, ये सिराजे हिंद जौनपुर की सरजमी है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरजमी है। यहाँ स्थापत्य कला का कोई जवाब नहीं, जो यहाँ नमूने हैं। लेकिन ये लोग आकर के कह रहे हैं कि इससे जौनपुर का सम्मान बढ़ रहा है। नहीं, जौनपुर का सम्मान तो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, यहाँ तक कहिए विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में। आप समझिए कि रक्षा के क्षेत्र में यहाँ श्रीधर उपाध्याय जी को पद्मश्री मिला, साहित्य के क्षेत्र में सलाम मछली शहरी को मिला, विज्ञान के क्षेत्र में जो है डॉक्टर लालजी सिंह को मिला, हमारे यहाँ जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं जिनको पद्म विभूषण मिला। ऐसे में कोई आकर के फिल्मी कलाकार कहे कि हमारे इस कला से, हमारे इस कार्यक्रम से जौनपुर का सम्मान बढ़ रहा है, तो ये गले उतरने वाली बात नहीं है। और अभिषेक सिंह को भी जौनपुर का मिजाज, जौनपुर के साहित्य कला सारी पृष्ठभूमि को समझना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की नब्ज टटोले, पहले आकर के जमीनी स्तर पर कार्य करें। पहले क्यों नहीं इन्होंने रथ चलाया? जब चुनाव नजदीक आ गया तो ये रथ चलाने आ गए। तो इससे जनता भी जान रही है कि इनकी मंशा क्या है। एन केन प्रकार चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं, लेकिन उसका तो फैसला जनता करेगी। अभी आपने चर्चा किया, स्वर्गीय डॉक्टर लालजी सिंह हमारे यहाँ से वैज्ञानिक रहे। ऐसी तमाम हस्तियाँ जौनपुर ने दी, जैसे रवि किशन
और जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम आपने लिया, ऐसे लालजी सिंह रहे। लेकिन अभी ये लोग तो बहुत वरिष्ठ श्रेणी में आते हैं। जौनपुर में अभी तक कोई ऐसा भावी प्रत्याशी आपको दिखाई दिया हो या कहीं आपने चर्चा सुनी हो कि युवाओं के रोजगार को लेकर किसी तरह की बात? मान लीजिए अभिषेक सिंह का तो ये युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने कार्यक्रमों या फिल्मी सितारे बुला करके, लेकिन रोजगार को लेकर क्या कभी कोई चर्चा इस दौरान, चुनाव के दौरान की गई है? क्योंकि 1962 में एक पटेल आयोग बना था पूर्वांचल के विकास के लिए, तो उसका क्या हुआ और अभी तक क्यों वो उपेक्षित पड़ा हुआ है? देखिए, जो भी सांसद हुए पटेल आयोग के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने संसद में आवाज़ नहीं उठाई। 1962 में पटेल आयोग का गठन हुआ, और गठन तब होता है जब पूर्वांचल के आपके पड़ोसी जनपद गाजीपुर के सांसद विश्वनाथ शास्त्री संसद में 1 घंटे जो है पूर्वांचल के विकास के लिए बात रखते हैं। और आपको बता दूं कि उनको कहना पड़ा कि पूर्वांचल के ऐसे लोग भी हैं, ऐसी भी आबादी है जो बैल के गोबर को धुल करके जो अन्न निकलता है उससे जो है वो रोटी पकाते हैं और खाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री संसद में मौजूद थे, उनके आंखों से भी आंसू छलक पड़े। और तब जाकर के पटेल आयोग का गठन हुआ कि पूर्वांचल के आर्थिक विकास के लिए, जैसे उसमें जौनपुर का भी था कि जौनपुर में चमेली, बेला, फूल की खेती होती है, तो यहाँ इत्र का उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले और बढ़ावा दिया जाए। वो धरातल पे जो है खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने उसके लिए पैरवी नहीं की। पटेल आयोग में ये भी सिफारिश थी कि जनपद जौनपुर में जौ की जो है खेती पर्याप्त मात्रा में होती है, तो जौ से जो है बियर बनाया जाता है, बियर की फैक्ट्री लगाने तक की बात हुई थी, लेकिन उससे रोजगार जो है यहाँ के बेरोजगारों को मिलता है। लेकिन धरातल पर अभी तक पटेल आयोग की जो सिफारिश थी, जो उसकी संस्तुति थी, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। इसके लिए अब तक कोई जनप्रतिनिधि संसद में आवाज भी नहीं उठाया। जौनपुर में बहुत से ऐसे उद्योग रहे हैं जो एकदम विलुप्त हो चुके हैं, लगभग। जैसे बगल में ही एक बलुआ घाट है, वहाँ तिल का काम होता है, जिससे तिल से तमाम चीज़ें मिठाइयों में प्रयोग होता है, तेल होता है, तेल बनाया जाता है। वहाँ हम लोगों ने कई बार जा कर के पता किया और देखा, इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो वहाँ ये पता चला कि ये तिल का केवल ठेके पे काम करते हैं, उनका उद्योग से कोई मतलब नहीं है, वो काम करके दे रहे हैं, ये भी बिल्कुल मृत अवस्था में है। इत्र का कारोबार यहाँ होता था, वो भी लगभग ख़त्म की स्थिति में है। तो ऐसे में रोजगार और लघु उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। बावजूद इसके तमाम नेता आते हैं, कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन स्थिति आज बेरोजगारी की ये है कि सतहरियाँ को छोड़ दिया जाए, वो भी लगभग 2-4 बचा हुआ है। उसके बाद से कोई नया उद्योग बड़े पैमाने पर जौनपुर शहर में युवाओं के जीविकोपार्जन के लिए अभी तक नहीं लगाया गया। इसके विषय में जनता का क्या कहना रहता है? कई बार आप जब कहीं जाते होंगे तो चर्चा होती होगी, तो यहाँ का कौन सा ऐसा नेता है जो इस पर बात कर सकता है या कौन इसको आगे ला सकता है? देखिए, अब तो इसके लिए हमें लगता है कि जन सामान्य को भी आगे आना पड़ेगा, और जितने भी राजनीतिक दल के लोग रहे इस पर काम नहीं किए। जबकि जौनपुर में, जैसे आपने कहा कि तिल के माध्यम से भी बड़ा कारोबार हो सकता है। जौनपुर के इत्र की सुगंध पूरे दुनिया में जो है फैली हुई थी और आज भी फैली है, बस उसको एक मुकम्मल रूप देने की ज़रूरत है। शासन प्रशासन स्तर पर अगर इस जो है लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं बने, योजना तो बहुत बनती हैं, लेकिन वो धरातल पर आए, उस योजना का क्रियान्वयन हो, तो कम से कम जो बेरोजगारी है जौनपुर की, जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा और बेरोजगारों को यहाँ से रोजगार भी मिलेगा। हमारे पास ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि जो जौनपुर की समस्या को संसद में दहाड़े। और जैसे आपने चर्चा किया, बहुत से लोगों का नाम लिया, बहुत से लोग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सीधे तौर पर, मैं एक साहित्यकार और संपादक होने के नाते, मैं साहित्यकार हूँ, पक्षकार नहीं हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन जो जनता का मिजाज है हर तबके में, अगर किसी की पैठ हमको दिखलाई पड़ रही है तो उसका नाम है पूर्व सांसद धनंजय सिंह। क्योंकि जो भी और लोग मैदान में आए हैं वो दलगत आए हैं, जिस दल से आए हैं उस दल का उनको वोट मिलेगा, दलगत। लेकिन धनंजय जी के साथ दिलगत वोट भी जुड़ा हुआ है, हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे समझ से लड़ाई सीधे धनंजय से होगी, जो भी चुनावी मैदान में जिस दल से आए। सब एक बड़ा मेरे मन में सवाल था, बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था कि जौनपुर से सटा हुआ बनारस है, दूरी 60 किलोमीटर है, आवागमन के लिए सुलभ व्यवस्था है। बनारस जैसे शहर में
ऐतिहासिक शहर, पुराना शहर है, वहाँ दुनिया के सभी कोनों से पर्यटक आते हैं। बगल में जौनपुर है, ऐतिहासिक शहर है, और यहाँ तमाम ऐसे मॉन्यूमेंट और इमारतें आपको मिलेंगी जिसको देखने के लिए पर्यटकों को आना चाहिए। लेकिन वो बनारस आकर के यहीं बगल में जौनपुर नहीं आते हैं, जबकि पर्यटन की दृष्टि से भी जौनपुर बेहतरीन शहर है। दुनिया में दूसरा ऐसा शहर है जो जिसके बीचों बीच से नदी गुजरती है। लेकिन पर्यटन को भी उपेक्षित रखने के नाते अगर पर्यटन यहाँ हमारे यहाँ होता तो आसपास के लोग, स्थानीय लोग, जो लड़के हैं, युवा हैं, जो पढ़े लिखे, उनको भी पर्यटन से रोजगार मिलता। तो क्यों उपेक्षित है पर्यटन की दृष्टि से शहर अपना? बिल्कुल, देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से कोई जो है आगे बढ़कर आया नहीं, आवाज़ नहीं बुलंद किया, जबकि जौनपुर के स्थापत्य कला का पूरी दुनिया में जवाब नहीं है। हम जहाँ खड़े हैं आदि गंगा गोमती के किनारे, ये ऐसी नदी है कि हमारे शहर को जो है दो भाग में बांटती है। जैसे आपने कहा एक शहर, वो टेम्स नदी है, टेम्स नदी भी जो है शहर को जो है दो भागों में बांटती है। और आदि गंगा गोमती को आप देखेंगे, हमारा शाही पुल, इसके भी स्थापत्य कला का कोई जो है जवाब नहीं है। और ये हमारा जो है शाही पुल एकदम सड़क के जो है बराबर है। यहाँ पहले मार्केट लगती थी, ये हमारा जो है पुल गुलजार रहता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्यात के लोग जो भी आते थे कहते थे कि एक जौनपुर धरती है, सिराजे हिंद जौनपुर है, जहाँ के जो है नदी पर मार्केट लगती है। तो लोग सोचते हैं कि नदी पर कैसे मार्केट लगती है, क्योंकि ये पुल समतल है, इसकी चर्चा होती थी। और आप देख लीजिए शाही अटाला मस्जिद, शाही बड़ी मस्जिद, चौकिया धाम, यहाँ तक कि बौद्धकालीन आप देखेंगे, बौद्धकालीन इमारतें जो जड़ से अवस्था में हैं। जैसे इलाका एक है गुतवन, वो गुप्तवन उसका नाम था, बाद में जो है कालांतर में बदल करके गुतवन हो गया था। वहाँ बौद्ध धर्म के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और आप देखेंगे जफराबाद, हमारा पुराना शहर, ऐतिहासिक शहर आबाद था, लेकिन आज भी वहाँ जो राजा का किला था वो अवशेष मात्र भी नहीं दिखलाई पड़ रहा है। जफराबाद की स्थापना शहर से पहले हुई थी। जफराबाद हमारा पुराना शहर है। और जब शेर शाह सूरी जौनपुर की जो है स्थापना करते हैं, तब इधर का जो है किले का निर्माण और सारी जो अटाला मस्जिद, शाही मस्जिद, ये सब निर्माण होता है। लेकिन हमारा पुराना शहर, इस जौनपुर शहर से पुराना शहर हमारा जफराबाद रहा है, वो भी बौद्धकालीन रहा है। और पौराणिक जो है शहर है, वो माया की नगरी है, यहाँ तक कि नाग परंपरा से जुड़ा हुआ वो जफराबाद का शहर है। लेकिन इतिहास के लेखन के लिए, यहाँ की स्थापत्य कला के लिए, यहाँ की विरासत को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के सूची में यहाँ का नाम डालने के लिए न जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं, न यहाँ के अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, जो जौनपुर के लिए और जौनपुर की आवाम के लिए दुर्भाग्य का विषय है। एक साहित्यकार की हैसियत से देश भर में आपको जाने का मौका मिलता है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज़ नहीं हुआ है ऑफिशियली, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी। तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। जौनपुर में जो जनप्रतिनिधि लड़ने आ रहे हैं या जो भी जीतेगा, तो पर्यटन के लिए आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जौनपुर में इस तरह से अगर काम किया जाए तो जौनपुर सुंदर दिख सकता है और यहाँ पर्यटन बढ़ने से रोजगार भी सृजित होगा? कोई भी अगर चुनाव जीतता है तो मैं उससे निवेदन करूंगा, किसी दल का हो, दिल से निवेदन करूंगा, जौनपुर की जनता की तरफ से निवेदन करूंगा, जौनपुर के मिजाज की तरफ से निवेदन करूंगा कि जौनपुर का जो इतिहास है और जौनपुर का जो कौमी यकजहती है, जो ब्रदरहुड से 1 लाख मोहब्बत है, भाईचारा है, उसको भी सामंजस्य बनाने का काम करते हुए, और जो हमारी साहित्य, कला, संस्कृति में जो जौनपुर का नाम है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाम है, उसको संरक्षित करने के लिए वो आगे आएँ। और जो हमारी बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए जो लघु उद्योग धंधे यहाँ शुरू हो सकते हैं, और पटेल आयोग की भी सिफारिश करने के लिए संसद में आवाज़ उठाएं, जिससे हमारे जनपद जौनपुर का मुकम्मल विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर ब्रजेश यदुवंशी जी, जो जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार हैं। इन्होंने बताया कि शहर में तमाम प्रत्याशी आए जरूर हैं, लेकिन सबसे मजबूती जो दिख रही है वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी की है। हालांकि देखने को अभी आगे और भी मंजर हैं। अब ये चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ही तय होगा कि जनता का मिजाज क्या है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले किसी एपिसोड में किसी शहर के किसी वरिष्ठ शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।